भागलपुर में कड़ाके की ठंड है और पूरा जिला शीतलहर की चपेट में है। आज जिले का न्यूनतम तापमान लुढ़ककर 8 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गया, जिससे सुबह और रात के समय जनजीवन पूरी तरह प्रभावित हो गया। वहीं लगभग 9 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही पछुआ हवाओं ने कनकनी बढ़ा दी है। सबौर कृषि विश्वविद्यालय के मौसम वैज्ञानिकों ने चेतावनी दी है कि मंगलवार की सुबह घना कोहरा छाया रहेगा और नमी के कारण ठिठुरन और बढ़ सकती है। हालांकि राहत की बात यह है कि आने वाले दिनों में तापमान में हल्की बढ़ोतरी होने की संभावना है। प्रशासन की ओर से लोगों को सावधान रहने और गर्म कपड़ों का सहारा लेने की सलाह दी गई है। किस तरह का ठंड है? बहुत कड़ाके की ठंड है, जैसे जम्मू कश्मीर में पड़ता है उस तरीके की ठंड भागलपुर में हुआ है। शिमला का मजा ले रहे हैं आप लोग? मजा तो नहीं ले रहे हैं। देखिए इतनी ठंड है कि बच्चों को घर में छोड़ करके जरूरी काम से बाहर आना पड़ता है, और इस हालत में ऐसे मौसम में हम लोग बहुत ज्यादा झेल रहे हैं। बच्चे को घर में छोड़ देते हैं, जरूरी काम होता है, बाजार है, घर की बहुत सारी चीजें होती है, उसको खरीदने के लिए हमको बाहर निकलना पड़ता है। ठंड बहुत ज्यादा है भागलपुर में, अगर तुलना करें तो कुल्लू मनाली की तरह ही ठंड यहाँ पे भी। जरा सोचिए, जिस मामा की गोद में भांजा खेला हो, जिसके घर रहकर वो अपना भविष्य बना रहा हो, वही मामा एक दिन कसाई बन जाए तो। भागलपुर से एक ऐसी खबर आई है जिसने मामा भांजे के पवित्र रिश्ते को ही नहीं बल्कि इंसानियत को भी शर्मसार कर दिया है। वजह सिर्फ एक मोबाइल की किस्त नहीं बल्कि मामा की गर्लफ्रेंड और एक गंदा राज। कहानी शुरू होती है भागलपुर के नाथनगर से। तारीख थी 23 दिसंबर। शाम के 7:30 बज रहे थे। 30 साल का अभिषेक, जो अपने मामा संतोष दास के घर पिछले 4 साल से रह रहा था, एक फोन कॉल पर घर से निकलता है। घर वालों को लगता है कि वो ऑटो वाले को पैसा देने गया है, लेकिन वो रात अभिषेक की जिंदगी की आखिरी रात थी। अभिषेक गायब हो जाता है। मामा संतोष पुलिस के पास जाते हैं, रोते हैं, बिलखते हैं और कहते हैं, साहब मेरा भांजा नहीं मिल रहा। लेकिन ये आंसू मगरमच्छ के थे। 26 दिसंबर की देर रात पुलिस को एक बोरा मिलता है। जब बोरा खुलता है तो देखने वालों की रूह कांप जाती है। अंदर एक लाश थी, लेकिन न सर था न पैर, सिर्फ धड़ था। हाथ प्लास्टिक की रस्सी से बंधे थे। पहचान करना नामुमकिन था, लेकिन पुलिस की तफ्तीश रुकने वाली नहीं थी। पुलिस ने जब अभिषेक के मोबाइल की लोकेशन और कॉल डिटेल्स खंगाली तो एक ऐसा पैटर्न मिला जिसने सबको चौंका दिया। जिस जगह अभिषेक की आखिरी लोकेशन थी, वहीं राधे और ऋतिक नाम के 2 युवकों की भी लोकेशन थी, और इन सब का कनेक्शन जुड़ रहा था उसी मामा से जो थाने में रिपोर्ट लिखाने का नाटक कर रहा था। जब पुलिस ने मामा संतोष को उठाया और सख्ती दिखाई तो जो कहानी बाहर आई वो किसी हॉरर फिल्म से कम नहीं थी। मामा संतोष ने कबूला, हाँ मैंने ही अपने भांजे को मरवाया। वजह थी मामा का अफेयर। नाथनगर थाना अंतर्गत 24 तारीख को मौखिक सूचना दी गई कि एक व्यक्ति है जिसका नाम है अभिषेक कुमार, वो कहीं गायब हो गया है। उसके मामा के द्वारा फिर 26 तारीख को आवेदन देकर एक प्राथमिकी दर्ज कराई गई 407-25। इसके पश्चात जब इसमें काम किया गया और जो भी उसके तकनीकी रूप से हम लोगों ने उसका लोकेशन पता लगाने का कोशिश किया, उसके बाद मानवीय कुछ सूत्र पता चले, उसको हम लोग फॉलो करते हुए जब पहुँचे तो उसका 2 व्यक्तियों की गिरफ्तारी हुई। 2 व्यक्ति जो उसके साथ बातचीत करते थे, जिनका नाम था ऋतिक कुमार और दूसरा था राधे कुमार मंडल। इन लोगों से जब गहन रूप से पूछताछ करी गई तो उनके द्वारा यह बात बोली गई कि उस व्यक्ति को पैर में गोली मारकर उसको किसी पोखर में डाल दिया है। जब पोखर से जाकर हम लोगों ने शव निकाला तो देखा कि उसका जो सिर है वो धड़ से अलग किया हुआ था, दोनों पैर काटे हुए थे, पैर में गोली भी मारी हुई थी। तो उस समय सिर और पैर नहीं मिल पाए थे, परंतु प्रयास करके 24 घंटे के पश्चात वहाँ से सिर और पैर भी बरामद किए गए हैं। इन दोनों लोगों की निशानदेही के पश्चात एक और व्यक्ति आयुष कुमार की मुंगेर जिले से गिरफ्तारी हुई है, और इसके जो मामा हैं वही इसमें मुख्य जो ऑर्केस्ट्रेटर है, जिसने पूरा का पूरा घटना को प्लान करके अंजाम दिलवाया है इन तीनों लोगों से। जो मुख्य कारण सामने आ रहा है तो जो मामा का एक अवैध संबंध था एक महिला के साथ, वो महिला आयुष के साथ भी संपर्क में, अभिषेक के साथ भी संपर्क में आई थी। तो उसी के द्वारा जो अभिषेक है वो मामा को ब्लैकमेल कर रहा था कि ये बात हमारी मामी को बता देंगे। इसके अलावा दोनों एक बिज़नेस भी चलाते हैं, जिसमें हमारे सामने आ रहा है कि वो साइबर ठगी का एक बिज़नेस है, जिसमें आपस में पैसे का भी लेन देन का विवाद था। तो इसी दोनों विवादों के चलते जो इसका मामा था उसको, इस व्यक्ति के जो अभिषेक है उसको जिंदा रहना नागवार गुजरता था। इसी के चलते उसने प्रॉपर प्लानिंग करवा के 2 लाख रुपए का वादा देके जो ये 3 लोग हैं
जिनका पहले का भी आपराधिक इतिहास रहा है, थोड़ा नशेबाजी भी करते हैं, उन लोगों से इस तरीके की विभत्स घटना को अंजाम दिलवाया है। जो हम लोग की जो छापेमारी हुई उसमें एक देसी कट्टा बरामद हुआ है। जो मृतक का कड़ा था और उसका जो हेडफोन था वो जो मारने वाले व्यक्ति हैं उनके घर से छापामारी में बरामद किया गया है। जो सीएनजी टेम्पो है जिसमें गोली मारने की बात सामने आई है वो टेम्पो भी बरामद हो गया, उसमें खून के छींटे भी मिले हैं। जिस जगह पर इन लोगों ने बॉडी को काटा है उस जगह पर एफएसएल टीम ने जाकर जो खून के धब्बे हैं और जो छींटे पड़ी हुई हैं उन सबको बरामद किया है, उन सबको एफएसएल जाँच के लिए भेजा गया है। इसके अलावा जो लोग गिरफ्तार हुए हैं वो 4 लोग हैं। ऋतिक कुमार ये मिर्ज़ापुर थाना नाथनगर के रहने वाले हैं। राधे कुमार मंडल पिता त्रिवेणी मंडल ये भी मिर्ज़ापुर नाथनगर के रहने वाले हैं। तीसरा है आयुष प्रताप जिनकी मुंगेर से गिरफ्तारी हुई है, ये भी नाथनगर के ही रहने वाले हैं। और चौथा है संतोष कुमार जो कि इसका मामा है, ये वही बरारीपुर थाना नाथनगर का रहने वाला है। तो इस विभत्स घटना को अंजाम देने में ये चारों लोगों को जेल भेजा जा रहा है और आगे भी इसमें जो हम लोग एफएसएल से चीज़ें प्राप्त करके इसमें जल्दी से जल्दी स्पीडी ट्रायल करा के इसमें सजा दिलाने का प्रयास कर पाएंगे। सर 24 को घटना हो चुकी थी, उसके बाद मामा के द्वारा सूचना दी गई है और सूचना मौखिक रूप से दी गई। जब उनको आवेदन देने के लिए कहा गया तो वो घबरा रहा था क्योंकि वो जानता था कि वो गलत है, तो उसने लिखित रूप से कोई भी थाने को सूचना नहीं दी। हम लोग काम करने में 24 तारीख से ही लग गए थे, लेकिन काम जो मेन आवेदन देके जो केस दर्ज कराया गया वो 26 तारीख को दर्ज कराया गया। संतोष का किसी महिला के साथ अवैध संबंध था और इस बात की भनक भांजे अभिषेक को लग चुकी थी। अभिषेक अक्सर मामा को धमकी देता था, सुधर जाओ वरना मामी को सब बता दूंगा। इसके अलावा मामा भांजा मिलकर साइबर फ्रॉड भी करते थे और पैसों के बंटवारे को लेकर भी दोनों में तनातनी थी। बस इन्हीं 2 वजहों ने मामा को कातिल बना दिया। दिल दहला देने वाली बात यह है कि 20 दिसंबर को ही कत्ल की सुपारी 2 लाख रुपये में दे दी गई थी। 23 तारीख की रात दोस्तों ने अभिषेक को पार्टी के बहाने बुलाया, शराब पिलाई। अगली सुबह 24 दिसंबर को जब अभिषेक की पत्नी और पिता का फोन आया तो कातिलों ने अभिषेक की कनपट्टी पर बंदूक रखी और जबरदस्ती कहलवाया, मैं ठीक हूं, जमालपुर में हूं। अभिषेक ने अपनी पत्नी की आवाज सुनी, शायद उसे पता था कि ये आखिरी बार है। फोन कटते ही पहले जांघ में गोली मारी गई, फिर हेक्सा ब्लेड से घुटनों के नीचे से पैर काटे गए और फिर सिर धड़ से अलग कर दिया गया। एक जीती जागती लाश को टुकड़ों में बांटकर गड्ढे में फेंक दिया गया। अब पुलिस ने मामा संतोष और उसके साथियों को गिरफ्तार कर लिया है। कट्टा, अभिषेक का कड़ा और वो ऑटो भी बरामद कर लिया गया है। लेकिन सवाल ये है, क्या अवैध संबंधों और पैसों की भूख इंसान को इतना अंधा कर सकती है कि वो अपनों का ही खून पी जाए? इस पूरी घटना पर आपकी क्या राय है? कमेंट में जरूर बताएं और अपने आसपास सतर्क रहें, क्योंकि कभी कभी खतरा बाहर नहीं, घर के अंदर ही होता है। ऐसी ही क्राइम स्टोरीज के लिए टीवी अंग प्रदेश के पेज को फॉलो करें और इस वीडियो को शेयर जरूर करें ताकि बाकी लोग भी जागरूक हो सके। धन्यवाद। भागलपुर के किसानों को आर्थिक रूप से मजबूत करने के लिए बिहार सरकार एक नई पहल कर रही है। आज कृषि कार्यालय स्थित आत्मा सभागार में 2 दिवसीय मशरूम उत्पादन प्रसंस्करण और विपणन प्रशिक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। इस ट्रेनिंग की सबसे खास बात यह है कि इसमें जिले के सभी प्रखंडों से बड़ी संख्या में महिला किसान हिस्सा ले रही हैं। कृषि विभाग के विशेषज्ञों द्वारा किसानों को न केवल मशरूम उगाने के लिए उन्नत तरीके सिखाए जा रहे हैं, बल्कि इसे बाजार में अच्छे दामों पर बेचने और ज्यादा मुनाफा कमाने के गुर भी बताए जा रहे हैं। सरकार की इस पहल से जहां एक और खेती में विविधता आएगी, वहीं दूसरी ओर महिलाएं मशरूम उत्पादन के जरिए खुद को आत्मनिर्भर बना सकेंगी। उद्घाटन के मौके पर कृषि विभाग के कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे, जिन्होंने किसानों का उत्साह बढ़ाया। अच्छा, किस तरह का ट्रेनिंग चल रही है? आत्मा भागलपुर के द्वारा मशरूम उत्पादन प्रसंस्करण एवं विपणन विषय पर 2 दिवसीय जिला स्तरीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया है और इसमें जिले के लगभग सभी प्रखंडों से ज़्यादातर हमारी महिला किसान और साथ ही पुरुष किसान भी हैं। ये मशरूम उत्पादन के लिए जो जागरूकता है, चाहे इसके जो लाभ हैं, इसको देखते हुए ये आत्मा भागलपुर के द्वारा आयोजित किया गया। भागलपुर वालों, क्या आप अपने पुराने फर्नीचर से बोर हो चुके हैं? तो हो जाइए तैयार इस सीजन के सबसे धमाकेदार ऑफर के लिए। श्रीनिधि इंटीरियर आया है।
30% तक की भारी छूट। जी हाँ, सोफा हो या डाइनिंग, बेड हो या वार्डरोब, प्रीमियम क्वालिटी अब आपके बजट में। सिर्फ फर्नीचर ही नहीं, हम बनाते हैं आपके सपनों का मॉड्यूलर किचन और कस्टमाइज्ड सोफा भी। साथ ही घर को सजाने के लिए लैमिनेट्स, आर्टिफिशियल प्लांट्स और कारपेट्स का शानदार कलेक्शन, क्वालिटी, वैरायटी और अब डिस्काउंट भी। तो अपने घर को दीजिए वो मेकओवर जिसका वो हकदार है। आज ही विजिट करें श्रीनिधि इंटीरियो, महादेव टावर, खलीफाबाग, भागलपुर। ऑफर सीमित समय के लिए। भागलपुर का पहला NABH मान्यता प्राप्त अस्पताल ओम ENT एंड मैटरनिटी हॉस्पिटल। यहाँ मिलती है कान, नाक, गले और मैटरनिटी संबंधित अत्याधुनिक सुविधाएं। यहाँ ब्लडलेस और दूरबीन विधि, एंडोस्कोपी, ब्रोंकोस्कोपी और मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर की सेवाएं 24 घंटे उपलब्ध है। साथ ही यहाँ ऑडियोलॉजी और स्पीच थेरेपी की भी सुविधा उपलब्ध है। महिलाओं के लिए मॉड्यूलर लेबर टेबल और सिजेरियन सेक्शन टेबल के साथ 24 घंटे संपूर्ण मैटरनिटी की सुविधा उपलब्ध है। साथ ही यहाँ बांझपन के इलाज के लिए सेवाएं उपलब्ध है। हमारे यहाँ कैशलेस सुविधा उपलब्ध है। हमारा लक्ष्य आपकी सेहत और सुरक्षा। ओम ENT एंड मैटरनिटी हॉस्पिटल, हर कदम पर आपके साथ। नमस्कार, मैं डॉक्टर अजय कुमार सिंह, शिशु रोग विशेषज्ञ, बिहार झारखंड में अग्रणी मेरा स्नेह अस्पताल, जो सबसे पहले बिहार झारखंड में कृत्रिम श्वसन मशीन यहाँ आया, ब्लड गैस एनालाइजर आया और एक नायाब मशीन क्रिटिकल जो देर से रोए बच्चे में इलाज में बहुत सक्सेसफुल है और वह विकलांगता से बचाता है और बचने की संभावना बढ़ती है। वह मशीन जो देर से रोया बच्चा है उसमें 3 डिग्री कम टेम्परेचर पर रखा जाता है और 3 दिन के लिए रखा जाता है, लेकिन वो 6 घंटे के अंदर उसको उसमें रखना पड़ता है। तो आप इसका लाभ उठाएं। और दूसरी बात, जो आयुष्मान योजना है उसके तहत 5 लाख का चिकित्सा आप अपने नवजात के लिए, बच्चों के लिए आप यहाँ उपलब्ध है, उसको ले सकते हैं। ध्यान रहे कि 5 साल के कम के उम्र में के बच्चों को आयुष्मान कार्ड की अलग से ज़रूरत नहीं है। यदि आपके माता पिता का नाम है तो वो इसमें लाभुक हो सकता है और आप इसका लाभ उठा सकते हैं। धन्यवाद। भागलपुर के जवाहरलाल नेहरू चिकित्सा अस्पताल के लिए आज का दिन बेहद गौरवपूर्ण रहा। अस्पताल के उपाधीक्षक और क्षेत्रीय ब्लड बैंक के इंचार्ज डॉक्टर रेखा झा को बिहार स्वास्थ्य सेवा में निदेशक प्रमुख के पद पर प्रोन्नति मिली है। इस उपलब्धि पर मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल, सभी विभागाध्यक्षों और चिकित्सकों ने एक भव्य सम्मान समारोह का आयोजन किया। डॉक्टर झा को फूलों और बुके से सम्मानित कर उनके उज्जवल भविष्य की कामना की गई। इस समारोह के दौरान वरीय शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अजय सिंह ने एक महत्वपूर्ण मुद्दा उठाया। उन्होंने नवनियुक्त निदेशक प्रमुख से भागलपुर में एक पूर्णकालिक कैंसर अस्पताल बनवाने की जोरदार अपील की। उन्होंने कहा कि यहाँ कैंसर OPD तो है, लेकिन मरीजों की सुविधा के लिए एक अलग अस्पताल की सख्त जरूरत है। अपनी विदाई वेला पर भावुक होते हुए डॉक्टर रेखा झा ने सबका आभार जताया। उन्होंने विश्वास दिलाया कि वे पूरी ईमानदारी से काम करेंगी और भागलपुर उनका घर है, इसलिए यहाँ की स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर बनाने पर उनका विशेष ध्यान रहेगा। आज का दिन जो है यहाँ पर विदाई ना कहिए, इसे सम्मान में दिया गया है, क्योंकि मैं रिटायर तो नहीं कर रही हूँ। मैं यहाँ से स्थानांतरित होकर के निदेशक प्रमुख के पद पर जो है जा रही हूँ। 1 तारीख से मैं ज्वाइन करूँगी वहाँ पर, 1 जनवरी से। और भागलपुर तो मेरा घर ही है, सभी अपने ही हैं, तो सबका भला तो मैं चाहती ही हूँ, लेकिन मेरा एक नेचर है, मैं किसी का भी बुरा नहीं चाहती हूँ। हमेशा मैं चाहती हूँ कि सबका अच्छा हो, तो पूरे बिहार का अच्छा हो, पूरे हेल्थ डिपार्टमेंट का अच्छा हो। मैं तो ऐसा ही सोच करके काम करना चाहूँगी। बहुत खुशी की बात है कि यहाँ की रेखा मैम जो हैं वह निदेशक प्रमुख बन के जा रही हैं। वह चूँकि यहाँ की हैं और यहाँ की सारी समस्याओं को समझती हैं, इसलिए यहाँ का विकास जो है, हम लोग के हॉस्पिटल का विकास उत्तरोत्तर ज़्यादा होना चाहिए, हम लोग की अपेक्षा है। और यहाँ जितने भी डिपार्टमेंट में वो रही, जैसे कि ब्लड बैंक में रही, ब्लड बैंक मेरे बिहार की 2 ब्लड बैंक में सर्वोपरि में आती हैं। और अभी उपाध्यक्ष के पद पर गई, वहाँ भी देखे होंगे कि इन्होंने बहुत सारा डिसीजन लिया, जो कि इस हॉस्पिटल के लिए बहुत ही उत्तम है। और वहाँ निदेशक प्रमुख बन के भी यह बहुत सारा काम करेंगी, यह आप लोग देखेंगे। धन्यवाद।
इनका जो है दृढ़ता और कार्य करने की क्षमता बहुत ज़्यादा है, बहुत सोशल है, कई संस्थाओं से जुड़ी हैं, जीवन जागृति सोसाइटी के भी संरक्षक के रूप में हैं, तो काफ़ी जुझारू हैं और सही रूप से सही काम करती हैं और कभी भी ये झूठ का सहारा और झूठ का बढ़ावा नहीं देती हैं। तो इनके उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनाएं करता हूं। साथ ही मैंने जीवन जागृति सोसाइटी की तरफ से एक इनसे निवेदन किया है कि आप भागलपुर क्षेत्र में, इस अंग क्षेत्र में एक पूर्णकालिक संपूर्ण रूप से एक कैंसर अस्पताल का सूत्रपात जरूर कराएं और जो अभी ओपीडी के रूप में चलता है, हम लोगों ने पहले भी संस्था के माध्यम से इसकी डिमांड हम लोगों ने मंत्रालय तक पहुंचाया है। पुनः हम लोग इसके लिए आगे बढ़ेंगे और इनसे निवेदन करेंगे कि एक पूर्णकालिक कैंसर अस्पताल यहाँ जरूर से जरूर स्थापित हों और ये उनका ये बहुत बड़ा काम होगा उनके कार्यकाल में यदि ये संपन्न हुआ। भागलपुर के पीरपैंती प्रखंड से एक बड़ा विवाद सामने आ रहा है। हरिनकोल पंचायत में बन रहे सरकारी पंचायत भवन के निर्माण को लेकर मुखिया और ग्रामीणों ने मोर्चा खोल दिया है। विवाद की वजह जमीन का रकबा है। मुखिया का आरोप है कि पंचायत भवन के लिए 50 बाय 60 फीट जमीन आवंटित की गई थी, लेकिन ठेकेदार द्वारा 90 बाय 110 फीट पर अवैध रूप से निर्माण कराया जा रहा है। आरोप यह भी है कि इस निर्माण में बिहार सरकार की 35 फीट चौड़ी सड़क की जमीन को भी दबाया जा रहा है। नाराज ग्रामीणों और मुखिया ने निर्माण के लिए खोदे गए गड्ढों को खुद मिट्टी से भरकर विरोध दर्ज कराया। मुखिया के अनुसार नियमतः जमीन की प्रकृति बदलने के लिए ग्राम सभा की अनुशंसा जरूरी है, जिसका उल्लंघन किया गया है। मुखिया ने बताया कि इस मामले में जिलाधिकारी को 6 महीने पहले ही आवेदन दिया गया था, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। अब देखना होगा कि जिला प्रशासन इस जमीन के खेल पर कब संज्ञान लेता है। आप लोग मिट्टी का जो भराई कर रहे हैं ये क्या है? यहाँ पर पंचायत सरकार भवन बनना था 55 बाय 160 फीट में। जमीन जो है अनाबाद बिहार सरकार किस्म रास्ता है और कानून के मुताबिक जब नेचर ऑफ लैंड चेंज करना होता है तो उसको ग्राम सभा से अनुशंसित होगा, तभी नेचर ऑफ लैंड चेंज किया जाता है। तो उस कानून का उपयोग करते हुए भूमि राजस्व सुधार विभाग का हम लोगों ने 55 बाय 160 जमीन दिया था और बहुत हम लोग आनंदित थे। उधर से खुदाई चालू हुई, लेकिन जब 55 फीट से आगे बढ़ने लगा तो शंका हुई मुझे, तो पता चला कि ये तो 90 फीट है, 90 बाय 110 है। मैंने आवेदन दिया था डीएम साहब को, तो 6 महीना से काम ये रुका हुआ था। डीएम साहब ने कहा था कि 7 दिन में बाकी अधिकारियों को रिपोर्ट देने के लिए, पर 6 महीना हो गया, रिपोर्ट फाइनल नहीं हुआ। ठेकेदार कौन है यहाँ का? ठेकेदार कौशिक जी हैं, पूर्णिया के। अच्छा, तो उनसे बात हुई है? 55 फीट के बाद जो जमीन है वो आज भी अपने मूल रूप रास्ता में है कानूनी रूप से, और उसको अतिक्रमण कर लिया गया था। और पंचायत नियमावली के मुताबिक अगर कोई सरकारी ज़मीन अतिक्रमण की जाती है किसी के द्वारा, तो उसको संरक्षित करना, उसकी सुरक्षा करना, उसको अतिक्रमण मुक्त कराना हमारी जिम्मेदारी है। सिस्टम में सुनने में 6 महीना लेट हो गया, हो सकता है सब लोग सिस्टम के बिजी हो, तो हमने माथा पे टोकरी उठा लिया और इसको अतिक्रमण मुक्त कर रहे हैं। 35 फीट जो अतिक्रमण कर लिया गया है, इसको अब हम लोग ग्रामीण श्रमदान करके अतिक्रमण मुक्त करेंगे। और बहुत बहुत स्वागत है भवन निर्माण का, जो वो 55 बाय 160 में डिजाइन करके नक्शे को और बनाए, और इससे बहुत गांव वाले आनंदित होंगे। क्या जितना मट्टी कुड़ाई किया गया है उसको पूरा प्लेन कर देंगे भर के? हाँ, 35 फीट जितना हमने एनओसी दिया है, उसके बाद जो अतिरिक्त जमीन भवन निर्माण विभाग ने कब्जा कर लिया है उसको सिर्फ हम लोग भरेंगे, और बाद बाकी जो 55 फीट है वो एज इट इज रहेगा। अपना पूरा परिचय बता दीजिए। हमारा नाम है दीपक कुमार सिंह, हरिनकोल मुखिया। भागलपुर की सुल्तानगंज से प्रशासन की बड़ी लापरवाही की खबर सामने आ रही है। नगर परिषद के वार्ड 12 स्थित बिस्कोमान भवन में नाले का गंदा पानी घुसने से भारी नुकसान हुआ है। बिस्कोमान प्रबंधक चंदन कुमार के मुताबिक पिछले 5 महीने से नाले की सफाई नहीं हुई है, जिसके कारण गंदा पानी गोदाम के अंदर भर गया है। नतीजा यह हुआ है कि गोदाम में रखी 500 बोरी से अधिक डीएपी और एपीएस खाद पूरी तरह बर्बाद हो गई, जिससे विभाग को लाखों का नुकसान हुआ है। हैरानी की बात यह है कि नगर सभापति राजकुमार गुड्डू और कार्यपालक पदाधिकारी कृष्णभूषण कुमार को बार बार सूचना देने के बावजूद अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। वहीं जल जमाव और कीचड़ की वजह से हजारों किसानों को खाद बीज लेने में भी भारी किल्लत हो रही है। बिस्कोमान में कब से नाला का पानी प्रवेश कर रहा है? ये तो बरसात के टाइम से ही पानी ऐसा हो रहा है। जब से ये क्या कहता है रोड ऊंचा हो गया और नाली हम लोग का भी ऊंचा हो गया और बिस्कोमान नीचे चला गया, तो क्या कहता है नाला का पानी सारा बिस्कोमान में ही जा रहा है, और आगे भी शायद नाला जाम में है,
वैसे मैंने जिला परिषद के अध्यक्ष सर से बात की थी, तो उन्होंने बोला था कि इसका निवारण कर दिया जाएगा, लेकिन अभी तो कुछ ऐसा निवारण नहीं हुआ है। तो गंगा नाला का पानी तो बिस्कोमान में जा रहा है। ये सारा पानी यहाँ पे स्टॉप होके सारा पानी यहाँ बिस्कोमान में ही जा रहा है, जिससे हम लोग तो बातचीत भी किए थे और लेटर लिख के भी बहुत पहले दिया भी था। वार्ड नंबर 9 में है। हाँ शायद वार्ड नंबर 9 होगा। वर्तमान 12। वर्तमान कितना है? वार्ड नंबर 12 है। 12 है। बीबी गुलशन नाला है यहाँ के वार्ड पार्षद। सबको कहे लेकिन कोई अभी कार्रवाई नहीं। अभी तो कोई कार्रवाई ऐसा नहीं हुआ है। हम लोग को यहाँ देख लीजिए आप कैसा स्थिति है, बैठने में भी पूरा दिक्कत होता है हम लोग को ऑफिस में। अब पूरा नाला का पानी आता है, पूरा बदबू देता है, जिससे कि मेरा विभाग भी बोलते हैं कि ऐसे करके कि बैठिए वहाँ पे, लेकिन यहाँ पे बैठने में दिक्कत हो रहा है। कोई कार्रवाई नहीं हुआ है अभी तक। तो इधर नगर निगम के द्वारा कोई कार्रवाई नहीं हुआ है। कितना दिन हो गया लगभग? हम लोग ऐसे गोडाउन को मिट्टी वहाँ भरवा दिए गए हैं, ईंटा गिरवाने वाले हैं, लेकिन वो इसके वजह से, पानी के वजह से ईंटा गिराने में दिक्कत हो रही है। भागलपुर की सुल्तानगंज स्थित शाहाबाद मुंशी पट्टी गांव में शिक्षा और उत्साह का संगम देखने को मिला। यहाँ हर साल की तरह इस वर्ष भी 30वीं आदर्श क्विज प्रतियोगिता का भव्य आयोजन किया गया। इस प्रतियोगिता की खास बात यह रही कि इसमें 5वीं कक्षा से लेकर सीनियर क्लास तक के बिहार और झारखंड के छात्र छात्राओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में स्थानीय विधायक प्रोफेसर ललित नारायण मंडल और थाना अध्यक्ष मृत्युंजय कुमार मौजूद रहे। अतिथियों ने मेधावी छात्रों को पुरस्कार देकर सम्मानित किया और उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। मंच का सफल संचालन कृष्ण कुमार शर्मा ने किया। इस दौरान आयोजन प्रभारी अमित कुमार, श्रवण कुमार सहित क्षेत्र के कई गण्यमान्य लोग और सैकड़ों की संख्या में छात्र मौजूद रहे। 30 सालों से लगातार हो रहा यह आयोजन इस इलाके की पहचान बन चुका है। भागलपुर में गंगा के कटाव से सब कुछ गंवा चुके विस्थापितों का सब्र अब टूट रहा है। आज बीएमसी मकतब परिसर में विस्थापित परिवारों ने एक अहम बैठक की और सरकार से पुनर्वास के लिए जमीन की गुहार लगाई। पीड़ितों का कहना है कि वह पिछले 15 सालों से पुनर्वास के लिए दफ्तरों के चक्कर काट रहे हैं। फिलहाल वे लोग रेलवे की जमीन पर शरण लिए हुए हैं, लेकिन अब रेलवे वहां से अतिक्रमण हटाने की तैयारी कर रहा है। विस्थापितों की मांग है कि उन्हें उजाड़ने से पहले बिहार सरकार रहने के लिए जमीन उपलब्ध कराए। 15 वर्षों की लंबी लड़ाई के बाद भी हाथ खाली होने के कारण इन परिवारों में भारी आक्रोश और असुरक्षा का माहौल है। बैठक का उद्देश्य यही है कि हम लोग गंगा कटाव से पीड़ित हैं। हम लोग गंगा बाढ़ कटाव से पीड़ित हैं। कब कटा हुआ था? ये 1976 से ही कटा हुआ है। कितने व्यक्ति पीड़ित हैं अभी तक? अभी तकरीबन 500-600 आदमी जो रेलवे के बगल में नरकीय जीवन यापन कर रहे हैं, उनके पास अपना रहने के लिए बसोबास का जमीन नहीं है। हम लोग 20 सालों से संघर्ष कर रहे हैं, सरकार से रिक्वेस्ट कर रहे हैं हम लोगों को पुनर्वास का जमीन दे। अभी अचानक बैठक करने का क्या मतलब? अतिक्रमण मुक्त अभियान के अंतर्गत हमें रेलवे वाले को इधर उधर भगा रहे हैं। हमें भागने का कोई रास्ता नहीं। इधर गंगा है, इधर कोसी है, बीच में रेलवे है। आत्महत्या पुनर्वास के लिए कहीं आवेदन दिया गया? जी सर, अंचल अधिकारी को दिए, SDO साहब को दिए, DM। कितने दिनों से आवेदन दे रहे हैं? अभी तकरीबन 15 साल से आवेदन ही आवेदन दे रहे हैं। हमारे पास बहुत सारा पत्र है, उसका मीडिया का भी रिपोर्ट है मेरे पास, वगैरह वगैरह, जो कहते हैं सरकारी। कुछ विस्थापित को तो पुनर्वास के लिए जमीन मुहैया करवाया गया है। कुछ आदमी को अगर स्थापित किया गया है तो उसको जो है स्टे लगा हुआ है, उसको भी पुनर्वास पूरा नहीं मिला है।